बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ऐसे ही धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 5 एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द करंट एनसीईआरटी, ये समझ लीजिए कि लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और तो रहेगा बट वो आउट ऑफ द सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट स्टेट बोर्ड में वो पूछेंगे तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। बट आज का लेक्चर जो है एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट लेक्चर नंबर 4, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, इन सब चीजों पे काफी वेटेज दिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम इस बात को करेंगे, याद होगा कि जीना डायोड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। जीना डायोड आपको फिर से एक बार रिकॉल कर ले पूरे अगर एपिसोड को सेमीकंडक्टर देखे स्टार्टिंग से 2 मिनट के अंदर, तो ये होगा कि भाई एनर्जी बैंड था, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। एनर्जी बैंड क्या था कि सॉलिड्स में 1s का, 2s का, 3s का एनर्जी एक फिक्स नहीं रहता है, एक रेंज ऑफ एनर्जी मिलने लगता है ड्यू टू सम इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्बिट। ठीक है, तो हमने एक वैलेंस बैंड पढ़ा, एनर्जी बैंड पढ़ा, सॉरी एनर्जी बैंड। उसके बाद मेरा बैलेंस बैंड, जिसको कहा कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द बैलेंस बैंड, तो बैलेंस बैंड का जिसको आप भी कहते हैं। उसके बाद कंडक्शन बैंड का, बहुत इंपॉर्टेंट था कंडक्शन बैंड। ऐसा बैंड या तो पार्शियली फिल हो या पूरा का पूरा खाली हो, ये पूरा का पूरा भरा हो एट 0 केल्विन, तो उसको बैलेंस बैंड कहेंगे और इसको कंडक्शन बैंड कहेंगे। और सेमीकंडक्टर जब करंट और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना आ जाए तब तक करंट और या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या था, लेक्चर 1 में ये इस पे फोकस किया था, राइट। उसके बाद बताया कि कोई सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, तो और एकदम ये अपोजिट नेचर का क्यों, कंडक्टर का एक्सटेंशन सेमीकंडक्टर नहीं है, कंडक्टर का अपोजिट डायरेक्शन का नेचर सेमीकंडक्टर है। कंडक्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर में, जस्ट अपोजिट था कंडक्टर में, दैट्स इट। कम ऑन वी मूव ऑन। उसके बाद मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा, जिसको प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर फॉर्म। ये क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर फॉर्म कहते हैं। और इसी इंट्रिंसिक के जो प्योर फॉर्म है, इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी लो होती है, टेम्परेचर देने पे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, बट उसका भी अपना एक लिमिटेशंस होता है। और इसी इंट्रिंसिक में अगर कोई डोपिंग कर दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया जाए, तो कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। जब एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं जिससे कंडक्टिविटी बहुत भारी मात्रा में राइज कर जाता है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द इंट्रिंसिक वी से दैट सेमीकंडक्टर एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसीलिए लोग इसको डिफाइन करते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म। इसमें मैंने कहा कि देख भाई 2 टाइप होगा, जब इम्प्योरिटी डालोगे तो 2 तरह का, एक है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राईवैलेंट डालेंगे तो वो हो जाएगा पी टाइप, ये हम लोगों ने अच्छे समझा, ये एन टाइप एंड दूसरा है द पी टाइप, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। अब इसको क्या किया, क्या देख भाई एन टाइप बन गया, पी टाइप बन गया। इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन, और इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन हो गया, इसमें मेजोरिटी कैरियर हो गया होल, यस होल। और याद रखना होल हमेशा वैलेंस बैंड में रहता है, और ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी जो डोनर लेवल की तरह होगा, वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे पी एन टाइप से, इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा। फिर कहा ठीक है पी टाइप बन गया, एन टाइप बन गया, इसका यूज क्या करें, तो साइंटिस्ट रिसर्च करता है। तो क्या किया उसने, इस पी और एन को मिला दिया, मिलाया तो अजीब सा हलचल होने लगा भाई साहब, गड़गड़ा के देखा गया यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो आपका होल था, इधर मेजॉरिटी कैरियर कौन था, इलेक्ट्रॉन था, ये था एन टाइप और ये था पी टाइप, यस। उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यस, यू
अंडरस्टैंड मी करेक्ट? इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया तो मामला अच्छा। अभी नहीं करते हैं, अभी ये ऐसा कर दिया। ये इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। थोड़ा समझ लेते हैं। इसको क्या बोला था? डिप्लीशन रीजन। इसको क्या बोला था? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल भी कहता है, या जंक्शन। इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया था। इसका फिक्स है। और इसका जो मेजोरिटी कैरियर जो है होल, अगर पी टाइप से एन टाइप मूव कर रहा था तो उस करंट को कहते हैं डिफ्यूजन करंट, या उल्टा। अगर मेजोरिटी कैरियर के मूवमेंट के वजह से करंट जो डेवलप होता है उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर जो इधर साइड में माइनॉरिटी कैरियर होगा होल, इधर माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर माइनॉरिटी कैरियर एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर जब मूव करता है, उससे जो करंट आता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। यू गॉट मी राइट? ठीक है, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। अगर उसके साथ कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, बैटरी ना लगने को कहते हैं अनबाइसिंग। अगर बैटरी लगा देने को क्या कहते हैं? बाइसिंग। याद आया? नहीं याद आया? याद कर ले भाई। बाइसिंग और अनबाइसिंग। बाइसिंग कर दिया, अनबाइसिंग कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद क्या कहा मैंने? उसके बाद बताया कि देखो बाइसिंग कर देने के बाद क्या होगा? डिफ्यूजन। इसको मैंने कहा था फॉरवर्ड बाइसिंग एंड द रिवर्स बाइसिंग। एक को कहा फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरे को क्या कहा? रिवर्स बाइसिंग। अगर P को P से कनेक्ट कर दिए तो P से P से कनेक्ट करने पे क्या हो गया? ये P टाइप और ये क्या हो गया? N टाइप। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये डिप्लीशन लेयर बहुत छोटा हो जाता है, बहुत क्लोज आ जाता है। क्योंकि बहुत क्लोज आ गया तो करंट आसानी से फ्लो करने लगा, तो डिफ्यूजन करंट में अचानक से जंप कर जाता है, तो डिफ्यूजन करंट बिकम्स हाई। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट करंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बट थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में घट गया होगा, तो डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा कम हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया। रिवर्स बाइसिंग में क्या कर देंगे? ओहो, रिवर्स बाइसिंग में तो उल्टा कनेक्ट कर दे भाई बैटरी को। नाम ही है रिवर्स, उल्टा कर दोगे। उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ये आपको पढ़ाया था, ये उल्टा कर दिए। P को N से जोड़ कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल को N से, नेगेटिव टर्मिनल को P से। P टाइप और N टाइप, तो यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज। और ये देख रहे हो बैरियर पोटेंशियल काफी बड़ा अमाउंट में इंक्रीज कर गया, और ऐसा कर जाता है कि डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो, ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। और जो होगा वो ड्रिफ्ट कर, थोड़ा सा राइज कर जाता है। ड्रिफ्ट बहुत राइज नहीं होता है ड्रिफ्ट में, और जो बहुत फॉल नहीं होता है, थोड़ा सा राइज कर जाता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, दैट्स इट। ड्रिफ्ट करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट। और ये मेजर बात है कि ये ऐसा बिहेव करता है जैसे लगता है जीरो रेसिस्टेंस। ये यस, यू गॉट मी राइट, जीरो रेसिस्टेंस। और ये हो जाता है, ऐसा बिहेव करता है सर्किट में मानो इसके पास इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इनफाइनाइट। और इसीलिए इसको दिखाते ऐसे करके, ये देख रहे हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये P टाइप और ये N टाइप हो गया। इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। ये अब देखिए करंट, इसको डायोड कहते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड। यस, इसको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर डायोड, दैट्स इट, सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक है, और ये इसका मतलब ये होता है कि ये करंट को ऐसे अलाउ करेगा, मतलब अगर ये हाई वोल्टेज हो जाएगा और ये लो वोल्टेज होगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। लेकिन ठीक उल्टा, ये लो वोल्टेज और ये, सॉरी ऐसे दिखा दिया, ये लो वोल्टेज और ये क्या हो जाए? हाई वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइसिंग। करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहां से यहां करंट तो आ ही नहीं सकता है। ये लेक्चर नंबर 4 में डिटेल बताया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कराया था। उसके बाद लास्ट में आपको ध्यान दें तो ये क्या किया? ये बताया जीना डायोड। होता क्या है जीना डायोड? आज यहीं से हम लोग और एक्सटेंड करेंगे अपने आइडियाज़ को। ठीक है, यहीं से एक्सटेंड करेंगे अपने आइडियाज़ को। तो लगभग हम लोगों ने 7-8 मिनट दे दिया है, तो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा।
पर ठीक होता है, थोड़ा रिवीजन करके पढ़े तो दिमाग में बना रहता है कि एनर्जी बैंड पढ़ा, इंट्रिंसिक पढ़ा, एक्सट्रिंसिक का पी टाइप पढ़ा, एन टाइप पढ़ा, फिर पी एन जंक्शन बनाया, फिर डिप्लीशन लेयर बना, फिर फॉरवर्ड बाइसिंग किया, फिर रिवर्स बाइसिंग किया, और रिवर्स बाइसिंग में एक ब्रेक डाउन वोल्टेज हुआ है। कब? एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, तभी तो जीना डायोड बना। तो ऐसे माइंड पे ना थोड़ा स्टोरी की तरह पॉइंट वाइज दिखना चाहिए, इसलिए बार बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, जैसे जीना डायोड में क्या कहा था, तो इसको जीना डायोड में मैंने कहा कि देख भाई ये बन गया, ये सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा बन गया, ये हेवली पहले तो डोप करते हैं, पी टाइप और एन टाइप को हेवली डोपिंग कर जाता है ताकि रिवर्स बाइसिंग हो तो अच्छे से हो, हेवली डोप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होता है बहुत ज़्यादा होता है। हेवी डोपिंग करने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक कैरियर ज़्यादा अमाउंट में होगा, मैग्नेटिक कैरियर भी होगा, ये दोनों कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होल, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है और इसको वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद अचानक मैंने ग्राफ दिया था कि देख भाई ये ग्राफ जो होगा ऐसे ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे 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 जाके ये ऐसे हो जाता है। ये मैंने कहा था फॉरवर्ड बायसिंग, और ये कहा था एक पर्टिकुलर बायस में ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुँचा, ये वाला जो बैरियर है वो एकदम ब्रेक कर जाता है, डैमेज हो जाता है। उसका अपना रीज़न है, लोगों ने एक रीज़न सजेस्ट किया, उसमें भी एक आगे चले जिनका नाम था जीनर साहब। इन्होंने अपने को आपको बताया कि भाई देखिए कि जब जाता है तो होता है इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जो डोनर एटम होता है यहाँ से उसके अंदर का वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और खींच के जब मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ तो वो लैटिस को ब्रेक कर देता है, और यहाँ का जो पोटेंशियल, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसको हटा देता है, और उसके बाद हट गया और इसका पोटेंशियल फिक्स हो गया, और आसानी से उसके बाद जब लैटिस ब्रेक हो गया तो आसानी से मेजॉरिटी कैरियर यहाँ मूव कर रहा है, जिससे लगता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बड़े गजब की बात है, 2 पॉइंट में नोटिस करना है, नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। पहला कि इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है, दूसरा कि वोल्टेज चेंज करने से इसमें करंट तो चेंज करता है, बट ये बैरियर पोटेंशियल का जो अब तो खत्म हो गया बैरियर, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम कर रहा है वो वोल्टेज फिक्स हो जाता है कि इस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो गया। अब इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से बढ़ाइएगा, अब इसका वोल्टेज तो ना बढ़ेगा, ठीक है। अब वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाए करंट इंक्रीज किया, वोल्टेज बढ़ाया करंट इंक्रीज किया, लेकिन जो पीएन जंक्शन का रिवर्स बाइसिंग का जो वोल्टेज है वो नहीं चेंज करा, वो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वोल्टेज इंक्रीज ही नहीं करता, ठीक है, वो फिक्स हो गया। यही एक बड़े खास बात था, इसी को कहा कि जीनर डायोड बोला गया, ऐसे बनाया और इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया गया, ये सिंबल है जीनर डायोड का। इसका मतलब है कि जीनर डायोड कब काम करेगा, जीनर डायोड कब काम करेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करेगा, और जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तभी इसका जीनर नाम पड़ेगा, अदरवाइज वो तो रिवर्स बाइसिंग रहेगा। रिवर्स बाइसिंग रहेगा मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट का है, यानी इसका वोल्टेज अब 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, समझ लो बात को, दिमाग में रख लो। तो इस सर्किट में कभी ऐड कर देते हैं जीनर डायोड, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, मतलब उस जगह पे रेगुलेट हो जाती है। मतलब आपने जीनर को 10 वोल्ट पे, ये मतलब इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है और ऐड कर दिया, तो सर्किट में उस रीजन में जहां एडेड है वो 10 वोल्ट रहेगा। कैसे, तो ये वोल्टेज ऐसे रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, आज का लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है, 10-12 मिनट मैंने रिकॉल कर दिया, क्योंकि लास्ट लेक्चर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। तो जीनर डायोड बन गया भाई साहब, ये सपोज कर लो आप जीनर डायोड का, देखिए एक जीनर डायोड एनसीईआरटी ने दिया है, मैं अपने फिगर रखा है उसको यहीं से समझाता हूँ। ये जीनर डायोड हो गया, ये एनसीईआरटी का फिगर है,
देखिएगा, जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या किया, यहाँ पर आपने जीना डायोड लगा दिया, ये लोड रेजिस्टेंस जिसको आप यूज कर रहे हैं, टाइम्स को सेव करने के लिए डायोड फिगर लगा दिया। आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसका वोल्टेज जो भी, अगर मान लें 10 वोल्ट है तो यहां भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। यानी अब लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। और ये जो दोनों दिया हुआ अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड का मतलब यहां का जो वोल्टेज है वो चेंज कर सकता है, यहां का चेंज कर, यहां बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, लेकिन यहां का वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं करे। कभी कभी ऐसा करते हैं कि मान लो जो सप्लाई से मेरे घर में वोल्टेज आ रहा है वो 220, कभी 230, 240, कभी 200, कभी 260, लेकिन कोई मेरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको चाहिए 220 ओनली। ज्यादा मिलेगा तो हो जाएगा डैमेज, कम मिलेगा तो काम करना बंद, ज्यादा तो डैमेज, कम तो काम करना बंद, बट हमको कंटिन्यूअसली काम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक जीना डायोड लगा देंगे, कहेंगे भाई एक लगा देंगे, उसको वोल्टेज फिक्स कर देगा और हम निश्चिंत हो जाएंगे। बाहर का वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहे और इसको वोल्टेज फिक्स मिलेगा, राइट, क्योंकि आपने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के लिए जीनर डायोड लगा दिया, ठीक है, यस, आपने जीनर डायोड को इंसर्ट किया है। तो इसका पर न्यूमेरिकल होगा, तो यानी यहाँ का वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। इसी को लिखा गया है रेगुलेटेड वोल्टेज और यहाँ लिखा गया अनरेगुलेटेड, यानी एक्स्ट्रा। जैसे सपोज कर लो अगर लोड ऐसे फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, तो करंट भी जो लोड में जाएगा वो फिक्स जाएगा। तो मान लो पहले 10 है, मतलब 5 एम्पियर करंट था, और इसमें से 2 एम्पियर चला गया, 3 एम्पियर नीचे चला गया। अब कहिए 5 एम्पियर से 8 एम्पियर हो गया, लेकिन अभी भी इसको 2 ही एम्पियर जाएगा, और जो एक्स्ट्रा करंट होगा 6 एम्पियर वो नीचे चला जाएगा। किससे, जीनर से। जीनर से जाएगा, लेकिन जीनर का वोल्टेज तो चेंज नहीं ना करेगा। इसका चेंज क्या कर सकता है, इसे करंट। इसे क्या चेंज करेगा, करंट, वोल्टेज नहीं। क्या चेंज करेगा, करंट, बट इसका वोल्टेज है फिक्स, वो है ब्रेकडाउन वोल्टेज। यस, थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि ये यार जीना डायोड तो बड़ा काम का चीज निकला। कि कहीं भी वोल्टेज को फिक्स करना है, जीनर साहब को याद कीजिए, उससे जीना डायोड बनाइए और वोल्टेज उस डायोड को सर्किट में लगा दीजिए, पैरेलल कनेक्शन कर दीजिए, वहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गया, और यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जानबूझ के मैंने एनसीईआरटी का लाइन दे दिया कि पढ़ते समय आप यहीं पढ़ लेंगे, फिर दोबारा कहीं कहाँ टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का, तो एक नज़र इसको भी डाल देंगे। तो ये समझ में आ गया। हम आज थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जीना डायोड पे, ठीक है। क्वेश्चन में ये पहले फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग समझा दे। अब इसमें तो पूछ रहा है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2014 में आया है, आपको क्लैरिटी देगा कि कौन फॉरवर्ड बायसिंग है रिवर्स बायसिंग है। तो लास्ट लेक्चर में किया था मैंने, ये हाई वोल्टेज और ये क्या है, लो वोल्टेज। यस, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। ये लो वोल्टेज नो करंट, ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज नो करंट, नो करंट। ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इधर तक करंट नहीं जाएगा ना, बोला था ना कि यहाँ पर नो एंट्री लिखा है, ये वाला जो है नो एंट्री है, नो एंट्री, तो करंट नहीं ना जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग को आदत होता है, जहां लिखा हुआ है आगे जाना मना है, लेकिन जाएंगे वहीं पर देखेंगे कि काहे मना किया भाई, अरे कह रहा है कि नहीं जाना है तो नहीं ना जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, समझ गए आप, अगली बार से गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब इसको एक और दिया, एक सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी है, एक सर्किट है, आप चाहे तो 2 सेकेंड के लिए पॉज करके इसको बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, होपफुली आप पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे, राइट। तो ये देखो, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो करंट जैसे ही यहां से निकलेगा तो यहां पर नहीं जाएगा ना, नो एंट्री है ना, तो यहाँ करंट नहीं जाएगा। ये करंट जो आई निकलेगा वो सीधे, यस 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 यस, ये निकला और ये चला गया, ये रेसिस्टेंस कोई काम का नहीं रहा। जब करंट ही नहीं गया तो रह के, अगर बल्ब लगाए हुए करंट है ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है ये नहीं है घर में, तो बल्ब का काम बुझे, ठीक।
तो समझिएगा कि ये करंट ऐसे सर्किट को कंप्लीट कर गया। यस। तो अब क्या करना है भाई? अब देख आई बराबर क्या हो जाएगा। आई तो सिंपल हो गया यार, लेकिन एक और काम दिया हुआ है। कहा कि देखिए ये जो डायोड है ना, ये वाला जो डायोड दिख रहा है येलो लाइन में, ये डायोड का अपना एक रेजिस्टेंस है 50 ओम का। कौन लिखा? लिखा 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 फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 50 ओम है और रिवर्स बायस का तो इनफाइनाइट होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 50 ओम है। फंटास्टिक फंटास्टिक। तो अब ये हो गया कितना? आई निकालेंगे, आई निकालेंगे तो V बटा आर इक्वालेंट लिख देंगे सर, और V बटा आर इक्वालेंट जब लिखेंगे तो V हो गया 6 वोल्ट और R इक्वालेंट हो गया 100, 150, सब सीरीज में हो गया। तो 100 150 ये 300 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। तो ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 बटा 100, ये होगा 0.02 एम्पियर। कहीं पर आंसर है का? है। तो हो गया आंसर। बहुत अच्छा सवाल था सर, मजा आ गया सर, लगा कि समझ में आ गया कि ये वाला जो समझ में आ गया। रिवर्स बायसिंग क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट में होता है। रिवर्स बायसिंग करंट को अलाउ नहीं करता है, फॉरवर्ड बायसिंग करंट को अलाउ करता है। ये बात दिमाग के भेजे में आया और ये देख कर आ गया। अब हम संतुष्ट हुए, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़िए बढ़िए बढ़िए। कैसे? अब ये नया क्वेश्चन हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे जीनर डायोड का, वो क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो जीनर डायोड में कैसे क्वेश्चन कवर करते हैं? फंटास्टिक। अब देखो दिया हुआ है जीनर डायोड हैज अ वोल्टेज, यस 30 वोल्ट, गॉट इट। तो ये 30 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज है, देखिएगा 30 वोल्ट। जीनर डायोड क्या कहता है? 30 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट, राइट। अब ये 30 वोल्ट होगा, यहाँ पर है 90 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आहा सर देखिए 60 में 90 में 30 इसको दे दिया तो बच गया 60 इसके पास। अब ये अगर 30 वोल्ट तो यहाँ भी कितना होगा? 30 वोल्ट। तो बताइए ना करंट कितना होगा? अरे ओम साहब बताइए ना प्लीज। ओम साहब क्या बताएंगे? ओम साहब कहेंगे आई बटा बेटा V बटा आर लगा, इतना दिन पहले बताया था, अब तो मैं मर गया हूँ, अब तुझे खुद ही करना पड़ेगा। 30 और इसमें डिवाइड कितना कर देंगे? 5 किलो ओम 10⁻³ और ध्यान दीजिएगा 5 छक 30 और ऊपर ले जाएगा 10⁻³ तो होगा 6 मिली एम्पियर। ठीक है, 6 मिली एम्पियर। यहां पर करंट आ गया 6 मिली एम्पियर। ठीक है ना, 6 मिली एम्पियर। मतलब अभी फिक्स हो गया, वोल्टेज फिक्स है, रेसिस्टेंस फिक्स है, तो करंट भी लोड पे क्या रहेगा? फिक्स। 6 मिली एम्पियर इधर करंट, इसमें करंट कितना होगा सर? ये मान लीजिए I1 था, इसमें कितना गया? I1 ये कितना आ जाएगा? I माइनस I1 निकाल लिया, I1 हो गया। ठीक है, अब I मान लेते, ये I वोल्टेज 60, तो I कितना होगा? I होगा V बटा आर, ओम्स लॉ के आधार पे B हो गया 60, R हो गया 4 इंटू कर ले क्या पूरा लिख लेते हैं 10⁻³ यस, तो 4 का 15 हो जाएगा ना, 15 मिली एम्पियर। अरे प्लस ही होगा, अरे ऊपर जाता तो माइनस होता है, ऊपर जाएगा माइनस, आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। नहीं समझ में आया क्या? अरे काट लेना भाई, कैसे करते हो यार तुम लोग। 10⁻³ कटेगा ना 15 से, अब हो गया ना 15 मिली एम्पियर। मन खुश, तबीयत दुरुस्त। ठीक है, ओहो। तो सर अब हमको समझ में आया कि यहाँ से निकला 15 मिली एम्पियर इससे बैटरी से, और मजे की बात वहाँ पर जंक्शन मिला, उधर गया 6 मिली एम्पियर, तो जो बचा वो कहाँ गया? वो जो बचा वो गया जी। तो करंट थ्रू जीनर डायोड कितना हो जाएगा? करंट थ्रू जीनर डायोड कितना हो गया? 15 माइनस 6 मिली एम्पियर। कितना आ गया रे आंसर? 7 मिली एम्पियर। अब 7 आ गया। अब कभी कभी पावर ऑफ जीनर डायोड पूछेगा तो पावर ऑफ जीनर डायोड क्या हो जाएगा बता? अरे यार पावर का तो फॉर्मूला सिंपल होता है ना, P इंटू V इंटू वाई,
है ना, पी वाला भी इंटू आई। अरे वोल्टेज पता है कितना, 30, करंट अभी निकाल लिया 7 मिली, तो पावर कितना हो गया, 7 के 210 मिली वाट। 15 में 6 गया 9 बजा, सॉरी सॉरी यार, 15 में 6 जगह तो 9 बचेगा। ले भाई यहाँ पर 9, चलो यार याद आ गया झट से, नहीं तो बाद में तुम लोग कोसते सर को 15 - 6 भी नहीं आता है। ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे, गलती किया तो सहना तो पड़ेगा। तो 15 30 × 9 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 × 27 200, 270 मिली वाट। जीना डायोड का ये पावर होगा। कभी क्वेश्चन पावर पूछ देगा, जीना डायोड का पावर कितना होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इस केस में पावर इतना है का। एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, ठीक है, जीनर को कैसे कैसे मैंने निकाला है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से बैक करके समझ लीजिएगा। बट हम उससे अच्छा कहते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप इसको बनाएंगे तो वीडियो पॉज करके फिर इसको बनाइए, ठीक है। तो मैं तो तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। अभी अगर नहीं स्टार्ट किए होंगे तो पहले आपके पॉज करके एक बार जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो देखिएगा ये दिया 24 वोल्ट, कितना दिया ये, इसको क्या बात है, इसको दिया है 24 वोल्ट, है ना, 24 वोल्ट। अब 24 वोल्ट दिया है, ये 10 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 10 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। इसमें करंट कितना जाएगा, I1, राइट। I1 होगा कितना, वोल्टेज पता है यार 10, I बराबर V/R होता ना ओम्स लॉ से। ठीक है, V/R, तो V कितना दिया हुआ था 10, और रेसिस्टेंस कितना है यार 5 किलो ओम है भाई। ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर। बेटर होगा 2 मिली एम्पियर लिख ले। तो 2 मिली एम्पियर आपने लिख लिया, कैसे, इसका वोल्टेज पीक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, निकल गया, यानी ये। अब यार ये 10 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कितना हो गया, 14 वोल्ट हो जाएगा पक्का। हाँ सर। और ये मान लो करंट आई गया, और इसमें करंट IZ कितना होगा, I - I1, ये होगा IZ। तो पहले हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि I कैसे निकलेगा, I नहीं समझ में आई, नहीं I V/R 14/1 किलो ओम, यानी 14 मिली एम्पियर। फैंटास्टिक, कुछ काटा छाटा नहीं पड़ा यार। तो देख यार करंट इन जीनर डायोड कितना होगा, बहुत मेहनत है सर, दिमाग लगता है, कोई बात नहीं। तो I - I1 14 - 2, इस पर गलती नहीं करेंगे यार। 14 - 2 कितना होता है 10, नहीं इस पर याद है मुझे, कितना 12 मिली एम्पियर, इस पर गलती नहीं करूंगा, कसम खा लिया मैंने, ठीक है। 14 - 2 12 मिली एम्पियर, गॉट द राइट। अब देख यार 12 एम्पियर करंट आ गया, तो पावर इन द जीनर डायोड कितना हो जाएगा, अब बन जाएगा ना V × I। अरे I1 नहीं, जो भी है उसका I होगा, I - I1 कैसा, या IZ कर ले भाई। V कितना है 10, IZ कितना है 12 मिली एम्पियर, कितना हो जाएगा 120 मिली वाट। फंटास्टिक, बन गया ना, इजी क्वेश्चन था, ये भी पूछा हुआ था, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि आप इसको देख लीजिए सॉल्यूशन में, क्या बोला क्या नहीं बोला, कैसे कैसे बोला, कितना बोला, और कितना तौल मोल के बोला, पकड़ लीजिए बातों को। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको देखने के बाद, मैंने कहा था हौले हौले धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम तो कंटिन्यूटी में पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। आपका काम है रोक रोक के समझना, सेल्फ डिसिप्लिन लाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए। अब हमको लगता है होपफुली बन जाएगा सभी से, जानबूझ के मैंने तीसरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। 120 वोल्ट 50 वोल्ट, राइट। फाइंड द सर्किट शोन बिलो, द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज,
ठीक है, करंट थ्रू द जीनो डायोड इज, तो देखिएगा ये आप खुद से बना लीजिएगा, इसका पता है, हम फटाफट कर लेंगे। ये कितना है 50 कितना है 50 वोल्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर ले, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 50, यहाँ करंट कितना हो जाएगा I1 कितना होगा अगेन V बाई आर, एकदम रिपीट कर दिया सेम, V हो गया 50, ये हो गया 10 इंटू 10⁻3, ये हो गया 5 मिली एम्पियर, आपको मिली नहीं मिली, ठीक है। ये 50 तो ये कितना हो गया 70 वोल्ट, यहाँ गया करंट I, यहाँ पर करंट आ गया I माइनस I1, तो यहाँ था करंट I कितना V बटा R, 70/5 किलो ओम, तो 70 मतलब 14 मिली एम्पियर, और करंट इन द कहाँ क्या पूछा, करंट थ्रू द जीना डायोड, बहुत सिंपल सवाल है सर, करंट थ्रू जीना डायोड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 14 माइनस 5 ओह मिली एम्पियर, राइट। और इस बार कितना 5 6 7 क्या 11 नहीं यार 9 मिली एम्पियर, पिछले बार भी 9 ही आया था, दैट्स इट। समझ में आ गया, यस। थोड़ी सांस लेके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर समझते हैं। आप एक पानी का बोतल रखिए, 2 सिप मारिए, फिर वीडियो को ऑन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये जीना डायोड मैंने पढ़ाया था, ये पेज नंबर जो लिखा होता है वो एनसीईआरटी के लिए लिखा होता है, हालांकि एनसीईआरटी मैंने बगल में दे दिया। जीना डायोड यूज टू गेट द कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फ्रॉम द डीसी अनरेगुलेटेड आउटपुट, अनरेगुलेटेड आउटपुट लिखा हुआ है ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। कोई भी रेक्टिफायर मतलब वैरी कर रहा हो करंट, तो उसको वोल्टेज वैरी कर रहा हो तो इसको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। रेगुलेटेड वोल्टेज मींस आउटपुट ऑफ ए डीसी पावर सप्लाई डज नॉट चेंज विद द लोड, ठीक है। आउटपुट ऑफ डीसी सप्लाई डज नॉट चेंज विद द लोड। उसके बाद क्या होगा, इन ब्रेकडाउन रीजन जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन द करंट थ्रू द जीनर रीजन। When we supply variable input across a Zener diode, it regulates the voltage where only a constant potential difference is maintained between the two ends of the given diode. For the voltage drop यही है ना, when we supply variable, आप variable input आके लेकिन Zener लगा दिया मतलब constant output मिलेगा। The voltage drop across RS decreases, जो बाहर का रेजिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा, लेकिन नहीं बताया था मैंने, इसके अक्रॉस डिक्रीज करेगा लेकिन इसके क्रॉस ना करेगा। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस डिक्रीजेस विदाउट एनी चेंज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड, दस जीनर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलर, मतलब इसके अक्रॉस चेंज करेगा लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, इसको मतलब रेगुलेट कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको कंट्रोल कर दिया। रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर देना, पकड़ के थाम लिया, भाई अब तू इतना ही रहेगा, तू ना बढ़ेगा ना तू घटेगा, क्योंकि हम हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करते हैं, ना उससे मेरा बढ़ेगा ना उससे मेरा घटेगा, दैट्स इट। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ द डायोड, बहुत सिंपल सा है एप्लीकेशन डायोड, इसमें समझ लेना है क्या होता है यार। जो दुनिया जगमग है, मैंने कहा भी था कि जो दिवाली के टाइम में पूरा हिंदुस्तान जो जगमगाता है उसको सबसे पहले प्रणाम आपको एलईडी का करना चाहिए, इस सेमीकंडक्टर का करना चाहिए, क्योंकि इसी के हेल्प से पीएन जंक्शन का करना चाहिए, क्योंकि उसी से हेल्प से आज बनाए। दुनिया तो दिवाली छोड़िए, आज हर घर में आपके एलईडी लाइट्स हैं और वो सब एलईडी है। पहले तो जब आया, जब ये एनसीईआरटी में टॉपिक था तो भी इंडिया में एलईडी इतना चमका नहीं था जितना आज चमका है, ठीक है। तो जीना डायोड वोल्टेज तो उसके बाद क्या एलईडी लगाते हैं, तो एलईडी में होता क्या भाई, एलईडी में क्या कर लेते, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, तो डायोड है, इसको क्या करते हैं हम लोग, देख इसके मैकेनिज्म समझाते हैं फटाफट। एलईडी को आपको पता है ये होल है, होल है, होल है,
ये क्या है फॉरवर्ड बायसिंग, ये क्या है रिवर्स बायसिंग। तो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा नजदीक बुला लेते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, नहीं समझे ना, जल्दी जल्दी बोल दिए ना, ठीक है बोलते हैं। ये पी टाइप और ये है एन टाइप। पी टाइप को पी से कनेक्ट कर दिया, एन को एन से कनेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। दैट्स इट। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर मूव करता है कहां पे, मान लो होल जो है मूव कर रहा है इधर की ओर, तो जैसे मेजॉरिटी कैरियर मूव करता है तो होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, राइट। तो होता क्या है कि जनरली जब मूव करता है तो होता कि जो मूवमेंट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो कंडक्शन बैंड में रहता है, और होल कहाँ रहता है बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, होल बैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ गया, मेजॉरिटी से उसमें गया, एन टाइप से पी टाइप में गया। तो इलेक्ट्रॉन जब होल के पास गया तो रिकम्बाइन कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, आ जाएगा कहाँ बैलेंस बैंड में। समझना बात ध्यान से, ये है कंडक्शन बैंड में, आना कहाँ है बैलेंस बैंड में। तो ऊपर से टपक के नीचे आएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी गैप है ना इसके बीच, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से मतलब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी आया, तो साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटा, और वो कहीं भी विजिबल रीजन में आ गया, विजिबल रीजन में आ गया तो आपको दिखाई देगा। इनिशियली पता है सिर्फ येलो लाइट ही लोगों ने बना के किया था, क्योंकि इसको फैब्रिकेट करना पड़ता है, इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है कि येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, येलो मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ येलो लाइट था दुनिया के पास। तुम आज से 15 साल पहले चले जाओगे, अगर पूछोगे किसी से, हालांकि तुम्हारा उम्र भी 15-16 ही होगा, ठीक है, तो उस समय जो है येलो लाइट ही था, ठीक है। उसके बाद फिर येलो के बाद ब्लू, और आज के डेट में तो मल्टीपल कलर ऑफ द लाइट अवेलेबल है मार्केट में ड्यू टू द एलईडी, तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन पहला तो पॉइंट जो एग्जाम के लिए लिखना है कि पीएन जंक्शन से जब एलईडी बनाइएगा डायोड से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग रहेगा। फॉरवर्ड बायसिंग द कलर कैसे मीट करता है, ये फायदा, इसका फायदा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड बायसिंग कर दिए, इलेक्ट्रॉन होल में चला गया, अरे इसको जो है ना एलईडी लाइट जलना बुलना, तो ये इतना अच्छा होता है कि जो आप देखते होगे ना कि इंडिया टीवी पे आप करते ग्रीन जल जाता है, वो क्या है एलईडी है, और जितना ऑफ ऑन करो खराब नहीं होने वाला है। ये सबसे खास बात है, टीवी में दिन भर में अरे जब बैठते तो 4-5 बार तो खुद हम लोग कर लेते हैं। कितनी बार जो लोग को कोई मन का कोई बेकार आदमी हो वो ज़्यादा बार वो चैनल को इधर से उधर कर रहा होता है, उतना बार वो लाइट ब्लिंक कर रहा होता है, फिर भी खराब नहीं होता है। एलईडी की खासियत है कि जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो आपके जितने भी एलईडी बल्ब है उसमें गारंटी देता है, वारंटी नहीं गारंटी देता है, भैया खराब हुआ 1 साल से पहले, विदाउट क्वेश्चन आई विल रिप्लेस, क्योंकि वो कर सकता है, ठीक है, और बनाना भी आसान होता है उसके लिए। खैर एलईडी, तो ये आ गया एलईडी, तो ऑफ ऑन, ऑफ और ऑन, और इंस्टेंट रिस्पांस करता है। इंस्टेंट रिस्पांस, जैसे आप स्विच किया वो ऑन हो जाता है, वो टाइम नहीं लगाता, अच्छा ऑन किया है अभी टाइम। आप लोगों ने देखा जब हम आपकी उम्र के थे या आपसे छोटे थे, जब स्टैंडर्ड 4-5 में थे, वो एलईडी पे काम नहीं करता, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जैसे टीवी ऑन कर दिया ना तो रेड लाइट धीरे धीरे आया, फिर टीवी धीरे धीरे ऑन होगा, झट से ऑन नहीं होगा, इट टेक्स सर्टेन टाइम टू गेट ऑन, ठीक है। तो ये था, तो ये हमने दिया है, इसीलिए लिखा है कि इसका फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, कोई वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई अभी ऑन होंगे देखेंगे कैसे होता है। लॉन्ग लाइफ एंड जैसे तैसे यूज करो, एलईडी के लिए ज़्यादा झंझट नहीं है। आप देखिए ना, आप घर का बहुत पहले क्या ना, बहुत बार जो है हम लोग पाता है टेबल लैंप होता था पढ़ने के लिए, उस चीज़ पर ज़्यादा ऑफ करे तो वो फ्यूज हो जाता, मैंने बहुत बार ऑफ किए ऑन किए। पुराना मूवी देखो तो जब आदमी खोया रहता था, बहुत सदमे में है, दुख में है, सोच रहा है, तो बल्ब को ऑफ करेगा ऑन करेगा, ऑफ करेगा ऑन करेगा, ऑफ करेगा ऑन करेगा। लेकिन आज एलईडी है, जितना मन करना है करो, रात भर करते रहो, ऑफ और ऑन ऑफ और ऑन, तो भी बल्ब हो सकता है खराब ना हो, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी,
ठीक है। लो ऑपरेशन वोल्टेज, और इसके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसको पावर चाहिए वो बहुत कम अमाउंट का चाहिए, दैट्स इट, कम अमाउंट का चाहिए, और यही एलईडी की खासियत है, ठीक है। लो पावर एंड लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर, दैट्स इट। तो ये आ गया आपके लिए। तो आपको देखिएगा ये आ गया। तो एलईडी आपको मैंने कहा कि एक लाइट एमिटिंग डायोड, जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी मैंने रख दिया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आप देखिए, इट इज ए हेवी डॉट पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवाइज इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। द डायोड इज, इसको एक ग्लास से घेरा रखा था, ट्रांसपेरेंट कवर, सो दैट एमिट लाइट कैन कम आउट, ठीक है। और फिर उसको कहा कि व्हेन द डायोड इज फॉरवाइज, certain electrons sent from N to P and holes are sent from P to N. At the junction boundary, the concentration of magnetic carrier increases compared to the equilibrium concentration. Thus, at the junction boundary, on either side of the junction, excess magnetic carrier are there which recombine with the major. जैसे इलेक्ट्रॉन आया वहां से रिकम्बाइन करेगा। मान लो कि यहाँ से पी टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करके गया कहाँ पे, एन टाइप पे, मैग्नेटिक कैरियर। तो एन टाइप पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है उसके सब पे, और जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब होल है वहाँ पर, झट से बैलेंस कंडक्शन बैंड से कहाँ जाएगा, बैलेंस बैंड में जाएगा। कंडक्शन बैंड जाएगा, लाइट इमिट करेगा। यही एक बेसिक फेनोमेना है, इसका प्रोसेस है, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो ये सब दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन भी आया जेईई मेंस में, ये सब याद रहिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है सारा, ठीक है। किस रीजन में काम करता है, क्या बैंड गैप होना चाहिए, क्या एनर्जी गैप होना चाहिए, किस एनर्जी गैप के लिए कौन सा लाइट इमिट करेगा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। ये रटने वाला पॉइंट है, ठीक है। फोटोडायोड क्या है, लास्ट पॉइंट, हम फोटोडायोड पे आ रहे हैं, ठीक है। फोटोडायोड क्या है भाई, तो फोटोडायोड क्या है कि हम उससे ज़्यादा अच्छा इसे समझा देते हैं। फोटोडायोड क्या है, ये रिवर्स बायसी में काम करता है, ये रिवर्स बायसी में काम करता है। देखिएगा, एन को पी से कनेक्ट कर दिया, पी को मैंने पॉजिटिव को एन से और निगेटिव को पी से कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायसी में ये बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। जब ये डिप्लीशन लेयर ज़्यादा हो जाएगा तो मजे की बात क्या होगा, ऊपर से लाइट गिरेगा, देख रहे हैं लाइट गिर रहा है, ये लाइट गिरा, यहाँ से लाइट गिरा। लाइट जब गिरता है तो क्या होगा, जैसे गिरा डिप्लीशन लेयर में, सुनना, ऊपर से लाइट गिरा कहाँ, डिप्लीशन रीजन में। क्यों, इस पर रिवर्स बाइसिंग किए हुए हैं, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन का चौड़ाई ज्यादा होगा, तो लाइट गिरेगा, तो लाइट गिरने का मतलब फोटोन का गिरना। जैसे ही फोटोन गिरेगा और उसके बाद इतना एनर्जी होगा कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन और होल को अलग करता है, क्रिएट करता है, एक बॉन्ड को तोड़ देगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन और एक होल, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होगा, यहाँ आएगा, और देखिएगा आपको पता होगा यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और होल बना, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इधर वाला साइड और होल को खींच लेगा इधर वाला साइड। जैसे ही बना फिर कंबाइन कर जाता, लेकिन जैसे ही बना दोनों पकड़े हुए, जैसे बनेगा खींच लेंगे। माने डिप्लीशन लेयर से लाइट गिरा, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर आया, फिर रिकम्बाइन कर जाता है, लेकिन जब कैसे रिकम्बाइन करता ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, उससे पहले जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खींच लेता है, दोनों को सेपरेट करता है, मिलने नहीं देता है, ठीक है। खटाक, अब इधर चला गया, इधर चला गया, और जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, ये होल और इलेक्ट्रॉन पेयर उतना ज़्यादा जनरेट होगा, उतना ज़्यादा सेपरेट होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा। इसी को कहते हैं फोटोडायोड। ये लाइट से इसका करंट आता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना लाइट बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, ठीक है। यही चीज दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इट इज कंट्रोल बाय द इंटीग्रल। और एक ऐसा होता है कि जो हल्का सा जान लीजिए, इसके सोलर सेल जो आज के काफ़ी डिमांड में है आज के मार्केट में, और आने वाला जो 10 साल है वो सोलर सेल का होने वाला है, ठीक है। हेवी इन्वेस्टमेंट एंटायर डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, डेवलप कंट्रीज तो पहले से तैयार है। तो सोलर सेल क्या करता है ना, बाइसिंग करते ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देयर इज नो बाइसिंग, यही मेन पॉइंट याद रखना है, देयर इज नो बाइसिंग, शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट करने से क्या होता है, यहाँ का जो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, राइट, ये चला जाएगा, इधर को मिला देगा,
और फिर लाइट यहाँ से गिरेगा, ठीक है, लाइट गिरेगा तो होल इलेक्ट्रॉन फिर जनरेट करेगा, फिर ये ऐसा खिंचाएगा, फिर ये मेंटेन करेगा। तो सोलर मतलब लाइट, सोलर सेल लाइट आना है लेकिन सनलाइट आना है, तो अलग मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म आपका है कि अनबायस्ड होगा, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, ओपन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज से करंट आता है, फिर लाइट गिरेगा, फिर ये सेपरेशन जनरेट हो जाएगा, फिर शॉर्ट सर्किट से करंट चला जाएगा। तो सनलाइट होगा तभी ये काम करेगा, लेकिन इसको कोई बैटरी नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए, इसीलिए तो एक तख्ते के रूप में ब्लू बल्ब लटका देते हैं छत के ऊपर। देखा वो छत के ऊपर ऐसे ढालनुमा लटका देते हैं ब्लू रंग का, बहुत जगह एकदम प्लेट बना रहता है, और वो सोलर सेल ही एक्चुअली में। आप देखिएगा यहाँ तो कम दिखा, बहुत साल 10-12 साल पहले हम 15 साल पहले जब बेंगलोर गए थे तो बहुत घरों में लगाया हुआ था, कि उसका कोई बिजली का खर्च नहीं है, मतलब बिजली का बिल नहीं आ गया, एक बार लगा दीजिए और उससे बिजली जलाइए, बिजली का बिल आना नहीं है, बस एक बार इन्वेस्टमेंट है। तो चूंकि पहला इन्वेस्टमेंट थोड़ा कड़ा होता है, ज़्यादा होता है, इसे अभी इतना वाइड स्केल में यूज़ नहीं हो पाया है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया कि आज के क्लास में हमने बता दिया जीना डायोड, और बता दिया कि जीना डायोड कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, फिर एप्लीकेशन बताया पीएन जंक्शन का। 3 एप्लीकेशन होता है, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट है, एलईडी और दूसरा है फोटोडायोड और तीसरा है सोलर सेल, ठीक है। इसको समझाया मैंने इन डिटेल, तो होपफुली और कुछ क्वेश्चन कर दिया था, उसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो आउट ऑफ सिलेबस होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक का सिलेबस का एंड होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसमें भी ये सब थोड़ा बताया, अभी के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मान लेते हैं कि चलो इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में जो दिया है अभी रिसेंटली जो पब्लिश किया है उसमें ये सब कंटेंट है, तो उसको सिलेबस एटलीस्ट तो मान लेते हैं, ठीक है। जो जेईई मेंस और नीट के से आईआईटी के सिलेबस में तो है ही नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।